हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण के प्रीवियस क्वेश्चंस का ये सेट नंबर 10 लेकर आए हैं। इससे पहले हालांकि हम 9 सेट्स कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं उन सभी की वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और हाँ, जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अपनी हिंदी ग्रामर को कंटिन्यू करने के लिए और उनकी प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इन सेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का सही संधि विच्छेद हमें बताना है कि कौन सा है। सु धनागत, स्व धनागत, स्वा धनागत या स्व धनगत। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा प्रश्न है ये है संधि से संधि, जो कि कितनी प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अब स्वर संधि में भी हमें ये देखना है कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेदों में से ये हमारा किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा सबसे पहले आंसर इसका चला जाएगा हमारा सु धन आगत, यानी कि ये हमारा चला जाता है यण संधि के अंतर्गत। यण संधि, यण का अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर उ धन आ का मेल हो वहाँ यण संधि होगी। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सुधनागत स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीची रीची रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो हमें पता है कि जहाँ पर यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी वहाँ यमक अलंकार होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें किस चीज़ की आवृत्ति का यहाँ पता चल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें शब्द की, यानी कि किसी शब्द की आवृत्ति का पता चल रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा अनुप्रास अलंकार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का पर्यायवाची हमें बताना है। ऑप्शन है कल्पवृक्ष, गुलाब, केवड़ा और कमल। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची जो होगा यहाँ चला जाएगा कमल के साथ। अरविंद का पर्यायवाची कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है। अब ये जो वह शब्द है, इस वह शब्द में हमें बताना है कि ये वाला जो वह शब्द है इसमें हमें कौन सा सर्वनाम पता चलता है। ऑप्शंस हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं निजवाचक से, निजवाचक में स्वयं की जहाँ पर हमें अनुभूति होती है, मतलब मैं ये काम खुद कर लूँगा, मैं अपने लिए लाया हूँ, मैं अपने आप इसे करना चाहता हूँ या स्वयं करना चाहता हूँ या खुद करना चाहता हूँ, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। संबंध, जहाँ पर दो चीज़ के बारे में संबंध क्रिएट हो, वहाँ पर रिलेशन क्रिएट हो, वहाँ पर संबंधवाचक। जैसे ये मोहन का मित्र है, किसका मित्र है? मोहन का। तो मोहन और मित्र के बीच में संबंध का शब्द से हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में संबंध है। अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक की अगर हम बात करते हैं, अनिश्चयवाचक जैसे हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं है, बाहर दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है ये तो हमें नहीं पता, कोई आया है जिसके लिए हम श्योर नहीं है, वहाँ अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक जिसके लिए हम श्योर होकर कहते हैं कि ये चीज़ इसी की है, वह उसका मित्र है, कि हाँ वही है उसका मित्र, वही है उसकी चीज़। तो यहाँ पर निश्चयवाचक। अब हमारा अगर सेंटेंस को देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह, यानी कि एक प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हम बताते हैं तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। महाप्राण, अब अगर हम यहाँ देखें अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग के, जैसे क, च, ट, त और पा, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की अगर हम संख्या देखते हैं तो ये होती है ओवरऑल हमारी 25, यानी कि 5 व्यंजन से ये हमारा समूह बनता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पा वर्ग। तो अगर हम देखें हर एक वर्ग में जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है ये हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण जो आता है ये हमारा महाप्राण होता है। तो अगर यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं क ख, यानी कि ख हमारा सेकंड नंबर पर आएगा, च छ, छ हमारा सेकंड नंबर पर आएगा, ट ठ, ठ हमारा सेकंड नंबर पर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट, ख, छ और ठ, यानी कि हमें महाप्राण पूछा है तो महाप्राण ख, छ और ठ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो अक्षर होता है, पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण और दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण। और हाँ, हर एक वर्ग का जो हमारा ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसका जो पंचमाक्षर होता है वो पंचमाक्षर क्या कहलाता है ये हमें आपको बताना है। नेक्स्ट, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, दाता का स्त्रीलिंग हमें बताना है जो कि हो जाएगा दाता का दात्री। ऑप्शन नंबर सी दात्री, दाता का स्त्रीलिंग शब्द दात्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है, यानी कि अलंकार के भेदों में वो नहीं आता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, छंदालंकार और उभयालंकार। तो यहाँ पर छंदालंकार जो कि अलंकार का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, इसमें हमें बताना है कि देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा एक शब्द नहीं है। फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़ और उच्चतर। तो फर्राटा, अड़ियल और घुमक्कड़ ये तीनों ही देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उच्चतर शब्द जो कि किसका है, ये उत्तरावस्था, उत्तरावस्था का एक उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी उच्चतर, जो कि देशज प्रत्यय का एक उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द उरग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उरग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिन सेंटेंसेस में हमें लगता है कि हाँ इसकी डिस्क्रिप्शन की, इसको डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर भी बता देते हैं। और जहाँ पर हमें लगता है कि हम इससे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस रेडी होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, वो कब दिया गया, ये हमारा 1973 में दिया गया। किसको, आलोक पर्व के लिए, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार था। दूसरा, इस रचना के रचनाकार कौन है, अगर रचनाकार की बात करते हैं हम तो हमारे ऑप्शन चले जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन और भीष्म साहनी। तो हमारा आंसर चला जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आलोक पर्व जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया जो कि 1973 में दिया गया। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 52, मीन्स 52। और अगर हम स्वर की बात करते हैं,
स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। स्वर और व्यंजनों की संख्या ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कितनी होती है। और हाँ, साथ ही साथ अपने कितने आपके क्वेश्चंस एग्जैक्ट सही आंसर्स गए हैं वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी ये श्योर हो जाए कि आपकी प्रैक्टिस हिंदी में कितनी है और हमें भी पता चले कि हाँ, आप किस पोजीशन पर फ़िलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, इसकी पोजीशन बतानी है हमें। क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में या विशेषण के अंत में। तो प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में पूछा है कि कृत प्रत्यय कहाँ पर लगता है। तो कृत प्रत्यय जो हमारा लगता है ये लगता है क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, हमें ये बताना है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या तीनों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं कितने, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में क्या बात करते हैं हम, अगर किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात होती है, मैं, स्वयं, मतलब हम अपने लिए बात करते हैं तो मैं के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जब हम सामने वाले के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। और जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, वहाँ हमारा अन्य पुरुषवाचक में आता है। तो यहाँ पर मुझे अपने लिए अगर बात की गई है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पर उत्तम पुरुष हमारा आंसर चला जाएगा। यानी कि मुझे अगर हम कहें तुम कौन हो, तुम्हारे लिए बात की गई, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि वह कौन है, ना मेरे बारे में बात की गई है ना आपके बारे में बात की गई है, तीसरे पर्सन के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। उन शब्दों की विशेषता के बारे में हमें पता चलता है, वहाँ विशेषण शब्द होते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वो विशेष शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ से पूछा है विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पे? पांचवा, पहुँच, प्रपंच या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहते हैं कि मेरे पास जो व्यक्ति बैठा है वो पांचवा व्यक्ति है जो आया हुआ है। अब पांचवा किसी चीज़ की विशेषता अगर हम बता रहे हैं तो यहाँ पर पांचवा शब्द हमारा विशेषण शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। या हम कहते हैं कि मैंने ये कोल्ड ड्रिंक का 5वां गिलास पिया है। 5वां किसका, गिलास की विशेषता है कि ये 5वां गिलास है, तो इसलिए ये शब्द हमारा विशेषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची जो नहीं होगा उसके बारे में बताना है हमें। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी और निराश्रित। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जिस शब्दों को हम अन्य शब्दों से भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं, अन्य शब्दों से भी उसका वही अर्थ निकलता है, वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अनाथ शब्द को या इसका अर्थ प्रकट नहीं करता है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या निराश्रित। तो अगर हम देखें बेसहारा, यतीम और निराश्रित, ये तीनों ही किसके, अनाथ शब्द से रिलेट करते हैं। लेकिन अनाड़ी शब्द जो कि अनाथ शब्द से रिलेट नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा अनाड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अरण्य रोदन का क्या अर्थ है? जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना या व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो अरण्य यानी कि किसी बात का उल्लेख या किसी बात का रुदन बार बार बिना किसी भाव के, बिना किसी ज़रूरत के करना,
यानी कि व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? हमें इसमें बताना है कि एक वचन शब्द इनमें कौन सा होगा। दर्शन, आशु, नदी और हस्ताक्षर। अब देखो, दर्शन, आशु और नदी, हस्ताक्षर, ये तीनों ही शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि नदी शब्द एक ऐसा है जो कि हमेशा ही एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नदी का बहुवचन जो हो जाएगा वो नदियां हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द हमें बताना है कि कौन सा होगा। हैजा, जूता, कीमत और देहात। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर जूता के साथ। ये हमारा एक देशज शब्द है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य जो कि किसके लिए प्रयोग होता है? जंगल के लिए प्रयोग होता है। अरण्य यानी कि जंगल, अरण्य जो कि जंगल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उसके लिए हमें देखना है कि जंगल का, अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है और कौन सा नहीं है, यानी कि एक शब्द इसमें ऐसा है जो अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यहाँ अगर हम देखें, कांतार, विपिन और कानन, ये तीनों ही अरण्य से रिलेट करते हैं, लेकिन सुरभोग, सुरभोग एक ऐसा शब्द है जो कि अरण्य यानी कि जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, यथाविधि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो जहाँ पर हमें विभक्ति चिन्ह का लोप मिलता है वहाँ तो तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति चिन्ह के लोप के लिए तत्पुरुष समास के साथ जाएंगे। द्विगु समास जो कि प्रथम पद संख्यावाची होगा, वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय समास जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का भाव प्रकट हो, वहाँ कर्मधारय समास होगा। जबकि यथाविधि जो कि अव्ययभाव समास के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ ऑप्शंस हैं, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ के लिए हम क्या ऑप्शन चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा जो कुछ भी नहीं जानता हो। अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में हमें रेखांकित पद बताना है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो रेखांकित पद जो कि हमारा आप होगा। आप किसके लिए प्रयोग होता है? ये आप शब्द हम संज्ञा के लिए तो प्रयोग नहीं कहते हैं, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, इन सब चीज़ों के लिए आता है। और विशेषण शब्द क्या होते हैं कि सब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। क्रिया किसी काम करने के बारे में अगर हम पता चलता है वहाँ क्रिया होती है। लेकिन जब किसी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा सर्वनाम के साथ। हमारा जो आप शब्द होगा वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या संकेत चिन्ह। तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो, एक समान अधिकरण, तो उस समय पर जो हम विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं? वो करते हैं हम अर्ध विराम। उस समय अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम कौन सा होता है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्प विराम भी, पूर्ण विराम भी, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो भाषा है वो कौन से भाषा परिवार की है? द्रविड़, चीनी या तिब्बती, भारोपीय या ऑस्ट्रेलिया। तो हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी? भारोपीय परिवार की भाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का पहला नाटक है। हिंदी का जो पहला नाटक है वो कौन सा होगा? भूतनाथ, चंद्रगुप्त, नहुष और उत्तन मार्तंड। तो अगर हम यहाँ देखें उत्तन मार्तंड के लिए, उत्तन मार्तंड जो होगा ये सबसे पहला समाचार पत्र, हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र हो जाएगा। और अगर हम पहला नाटक देखते हैं तो हमारा यही आंसर होगा जो कि नहुष के साथ चला जाएगा, यानी कि हिंदी का पहला नाटक जो होगा वो चला जाएगा नहुष। और अगर पहला समाचार पत्र देखते हैं तो ये चला जाएगा उदंड मार्तंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत किया? यानी कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में सबसे पहले किस राज्य द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर या उत्तराखंड। तो अगर हम यहाँ देखें कि सबसे पहले हिंदी भाषा को जो आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया वो किया गया बिहार के साथ, जो कि 1881 में 1881 में किया गया। और उससे पहले जो बिहार की आधिकारिक भाषा थी वो थी उर्दू, और 1881 के बाद उसे आधिकारिक भाषा के रूप में बिहार में सबसे पहले हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। इसमें पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प हमें बताना है। साम्राज्ञी, सम्राट, ठकुराइन, ठकुर, कवित्री, कवि, रानी, राज। तो यहाँ पर अगर हम देखें रानी का राजा हो जाएगा, यहाँ राज नहीं होगा, रानी राजा होता है। कवि का कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ठकुराइन का ठाकुर होता है, ठाकुर ठकुराइन होता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सम्राज्ञी और सम्राट, जो हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? चक्रीय, चक्रपाणी, चक्रा या इनमें से कोई नहीं। जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए चक्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके लिए जो बहुत ज़्यादा शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द होगा। अच्छा, क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमें क्रिया के विशेषता का पता चलता है, जो हमारी क्रिया हो रही है उसकी विशेषता का अगर पता चलता है किसी शब्द से तो वहाँ पर वह शब्द क्रिया विशेषण हो रहा है। उसने कहा है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश के होने की जो विशेषता है कैसी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा होना जो हमारी विशेषता होगा ये किसकी विशेषता होगा? क्रिया की। हो रही है की विशेषता बहुत ज़्यादा होना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा क्रिया विशेषण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जॉर्ज ग्रियर्सन, गौरसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ये गौरसा दत्तासी के साथ। गौरसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ किया था, सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों को यानी कि लिपि को अगर हम क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, उनके चिन्हों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो उसके समूह को क्या कहा जाता है? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ वर्णमाला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अस, अश, अंश, अंशः। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से, तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं और उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग किया जाता है, अपनी भाषा में बोला जाता है। उन्हें संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम उसका कुछ भाग परिवर्तित कर देते हैं तो उसके परिवर्तित भाग को ही हम
तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा अंश के साथ। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। और जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसी ही हमारे पास की होती है जो भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डेली आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए निकाल सकते हैं। तो इसलिए डेली, हालांकि ये सेट्स नहीं लेकर आती हूँ मैं, 4th और 5th डे आफ्टर लेकर आती हूँ, तो इसलिए 4 से 5 दिन के बीच में अगर आप एक प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए अपने प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं या कैसे करने हैं, अपने व्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।